हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन यूनिट एंड डायमेंशन का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और वो थर्ड एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन different physical quantities as a product of power function, भैया बहुत ही भारी अंग्रेजी है। प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन का मतलब क्या कि अगर अपने को जैसे तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं x, y और z, इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो किस प्रकार का रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि y रेज टू पावर समथिंग, z रेज टू पावर समथिंग का मल्टीप्लिकेशन करें तो x इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए y रेज टू पावर, तो मतलब ये पावर फंक्शन हो गया, y रेस टू सम पावर है, z रेस टू सम पावर है, ये भी पावर फंक्शन हो गया। और इन दोनों पावर फंक्शन का क्या है आपस में? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। तो वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्ड फंक्शंस। तो इस प्रकार का रिलेशन अपन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसा होना चाहिए? तो साहब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना कि क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो ये होगा कि राइट हैंड साइड में ये जो चीज़ है इसका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की इस चीज़ के डायमेंशन के बराबर है। इस तरह से हम a और b का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का राइट हैंड साइड का जो अपन ने अज्यूम करी है डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो k इसमें नेसेसरीली डायमेंशन लेस कांस्टेंट होना है, तभी रिलेशन बिटवीन x, y और z हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसको मिटाया जाए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। पहला एक रिलेशन मुझे पता है t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं उसमें एक तो t है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, L लेंथ है उसकी, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और वो रिलेशन मुझे पता है, मैं उसको वर्कआउट करके देखूंगा कैसे निकालते हैं। रिलेशन क्या है मुझे पता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g ऐसा होता है, जहाँ की सिंपल पेंडुलम की लेंथ L है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और इसका टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक जाकर वापस आने में लगा समय t है। तो हमें t, L और g के बीच में रिलेशन लाना है, और ये आंसर आने वाला है। कैसे ला रहे हैं ये आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन लिया, एस्टैब्लिश या फाइंड रिलेशन बिटवीन t, L and g, where t is time period of pendulum, L is length, g is acceleration due to gravity.
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप कि लेट t इज प्रोपोर्शनल टू l रेस टू पावर a एंड g रेस टू पावर b, और ये a और b निकालना है हमें। अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि t इज इक्वल टू k l रेस टू a g रेस टू b, यहाँ पर कि k क्या है, तो वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये जरूरी है भाई, कंडीशन है ये, इसके बिना अपना काम नहीं होगा। देयरफॉर सिंस ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी इक्वेटेड विथ वन अनदर, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन एक तरीका होना चाहिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT रेस टू -2। तो यहाँ पर L की पावर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 0 और T की क्या है 1। यहाँ राइट हैंड साइड में L की पावर कितनी होगी, यहाँ से तो A है और यहाँ से L रेस टू B है, तो ये जाएगा A प्लस B। ऐसा होता है ना, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 11। 11 बार अपन को लिखना पड़ेगा, 5 बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, 6 बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, टोटल 11 हो गया ना। तो अपन ने क्या करा, 5 + 6 11, तो यहाँ पर A प्लस B हो गया, और T की पावर -2B। अब कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम बेसिस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा कि A प्लस B क्या होना चाहिए 0 और -2B क्या होना चाहिए 1। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करेंगे तो B यहाँ से कितना आ रहा है -½ तो A कितना आएगा +½ तो मेरे पास फाइनली A और B की वैल्यू आने के बाद T इज इक्वल टू K L रेस टू A एंड G रेस टू B, यानी -1/2 ऐसा आ गया। मतलब T इज इक्वल टू K √L/G, ऐसा रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अब सवाल उठता है इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू, तो देखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आंसर में अपन यही लिखेंगे कि वेयर k इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और काम खत्म। वेयर k इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम कोई और सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिनके बीच में रिलेशन लाना है। तो देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई रिलेशन हो, अगर होगा तो हम फाइंड कर लेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, पर उनके बीच में अगर रिलेशन है ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे। जैसे मैं कहूँ कि मास, लेंथ और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करिए, तो आप रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर्स। तो मास कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, तो उनके बीच में रिलेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल सेट की 3 फिजिकल क्वांटिटी उठा लिया आपने। तो हम ट्राई करेंगे, अगर होगा रिलेशन तो आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 2π आया था ना k की वैल्यू अपने इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सपेरिमेंटली अपन ने फाइंड करा। अलग अलग लेंथ का सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड प्रैक्टिकली हमने स्टॉप वॉच से निकाल कर देखा, और फिर उस रिलेशन t इज इक्वल टू K √L/G में रख कर हमने देखा कि k की क्या वैल्यू आती है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली हम k की उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी ले ली वर्क, फोर्स एंड टाइम, या वर्क, फोर्स
एंड वेलोसिटी, कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी अपनी है। तो हमने कहा कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वर्क, फोर्स एंड वेलोसिटी। और कठिन हो गया, टाइम की बजाय वेलोसिटी कर दिया मैंने। एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, ये तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें पहले स्टेप में क्या लिखना होगा कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ रेस टू पावर ए एंड वी रेस टू पावर बी। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे W इज इक्वल टू के एफ रेस टू ए वी रेस टू बी, जहाँ की के क्या है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस वर्क की कितनी होगी, ml2 t-2, राइट हैंड साइड में k, तो डायमेंशन लेस है, फोर्स mlt-2, इसकी पावर कितनी है a, और वेलोसिटी lt-1 रेस टू पावर b। तो m की पावर कितनी, l की कितनी और t की कितनी है राइट हैंड साइड में, बताओ। m की पावर तो a है, l यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पावर a है, वहाँ b है, तो ये हो जाएगी a प्लस b, और t यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ हो जाएगा -2a और यहाँ से हो जाएगा -b। अच्छा इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो m की पावर कितनी है 1, l की कितनी है 2, t की कितनी है -2। तो सेम बेसिस की पावर को कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम बेसिस वी गेट a इज इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू 2, l की पावर देखा, फिर t की पावर देखो -2a -b इज इक्वल टू -2। तो बताओ इससे a और b की वैल्यू निकल रही है क्या, हाँ इससे निकली a इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए अपन ने, तो b कितना आ जाएगा 1। अब ये वैल्यू जब थर्ड इक्वेशन में अपन डालेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये तीनों इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ये तीनों इक्वेशन एक साथ सही नहीं हो पा रही फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। भाई ए को तो 1 लेना ही पड़ेगा, बी को भी 1 आएगा ही आएगा। ए अगर 1 है ही है तो बी भी 1 है ही है, तो फिर तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब इस तीन इक्वेशन का सेट कोई एक यूनिक आंसर नहीं दे रहा ए और बी की वैल्यू का। तो हम क्या कहें, ए और बी क्या है, पता नहीं क्या है, क्योंकि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 यहाँ तो ठीक है काम कर रहा है, पर यहाँ काम नहीं कर रहा, इसलिए हम a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 फाइनल आंसर नहीं दे सकते। मतलब हम कोई रिलेशन इस प्रकार का एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, a और b की वैल्यू हमें नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसका मतलब वर्क कैन नॉट be expressed in terms of force and velocity. They are completely independent of each other. तो इसका मतलब ये हुआ therefore work, force and velocity can be taken as fundamental physical quantities in a system। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जब हमने पढ़ी थी तो क्या कहा था कि any 7 physical quantities which are completely independent of each other, that is one cannot be expressed in terms of others, form set of fundamental physical quantity. You can take any 7 different physical quantity which are inexpressible in terms of each other. Here instead of mass, length and time, we can choose work, force and velocity as fundamental physical quantity in a system, in a set of fundamental physical quantity। तो अगर ऐसा आप कर सकते हो तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और उसमें हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एम, एल और टी के बजाय वर्क, फोर्स एंड वेलोसिटी ले लिया। तो मास उसमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अब मास नहीं है वहाँ, तो फंडामेंटल में कौन कौन है, तो वर्क,
फोर्स एंड वेलोसिटी है, और बाकी वो टेम्परेचर है, करंट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो तो अपनी जगह पर है। पर यहाँ एमएलटी की जगह अपन ने क्या ले लिया? वर्क, फोर्स एंड वेलोसिटी। ये अगर क्वेश्चन बनाए तो हम कहेंगे कि इफ वर्क, फोर्स एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन मास will be a derived physical quantity। ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। तो आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली एफ, वी एंड डब्ल्यू, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज W, F and V। तो हम कहेंगे कि मास का रिलेशन हमें इन तीन के साथ एस्टैब्लिश करना है। जैसे अपन फोर्स में नहीं लिखते थे कि फोर्स जो है ना साहब वो m, l, m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻², इस प्रकार से प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, तो F इज इक्वल टू ml t⁻², इस तरह से अपन ने लिख दिया था कि मास, लेंथ और टाइम के साथ इस प्रकार से फोर्स रिलेटेड है। ठीक है ना? तो अब उल्टी बात होने वाली है कि मास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क, फोर्स और वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने कहा लेट मास इज प्रोपोर्शनल टू वर्क रेस टू समथिंग, फोर्स रेस टू समथिंग एंड वेलोसिटी रेस टू समथिंग, और ए, बी और सी मुझे लाना है। तो मैं क्या करूँगा? वही सेकेंड स्टेप, वेयर के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस। फिर मैं क्या करूँगा? मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखूँगा, फिर राइट हैंड साइड का लिखूँगा। तो के तो डायमेंशनलेस है, वर्क का क्या हो जाएगा? ml2 t⁻², पावर कितनी है? a। फोर्स का क्या होगा? mlt-2 रेस टू पावर b, और v का क्या होगा? वेलोसिटी lt-1 रेस टू पावर c। तो इकट्ठा करो इनको, तो ये आ रहा है m की पावर, m यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से a, वहाँ से b, a प्लस b। l की बात करो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से कितना? 2a, वहाँ से कितना? b, और लास्ट में c। अब t की बात करो, t यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कितना हो जाएगा? -2a -2b प्लस नहीं, यहाँ पे -1 है ना, -c। अब यहाँ m की पावर कितनी है? 1। तो m का कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम बेसिस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 1, फिर 2a प्लस b प्लस c, l की पावर है ये, इधर कितनी? 0। अच्छा, t की पावर वहाँ कितनी है? -2a -2b -c, और ये भी 0। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इनको सॉल्व करो। 3 इक्वेशन, 3 अननोन सॉल्व किया जाए। आप लोग ये भी वीडियो लेक्चर देखते हो तब एक कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठा करो, और मेरे से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आप भी ऐसा फील कर पाओ कि आप मेरे साथ हो, पढ़ रहे हो। आपको पढ़ना है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ और पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं। तो आपको इंटरेस्ट लेकर अपने विकास के लिए पढ़ना है, तो आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो अब बताओ, 3 इक्वेशन 3 अननोन कैसे सॉल्व करें? तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूं तो c कैंसिल हो जाएगा?
हाँ हो जाएगा, तो इनको ऐड कर दिया मैंने, तो 2a से 2a कट गया, c से c कट गया, बचा क्या माइनस b इज इक्वल टू 0। अरे वाह, तो b इक्वल टू 0 आ गया, और b इक्वल टू 0 आ गया तो a कितना होगा 1। चलो ये भी समझ में आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। अब c निकालना है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में रखो, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 0, तो 2 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, तो c कितना हुआ -2। इस प्रकार मैंने a, b और c की वैल्यूज निकाल दी। तो मेरा रिलेशन क्या था, m इज इक्वल टू k w रेस टू पावर a कितना है 1, फोर्स रेस टू पावर b कितना है 0, और v रेस टू पावर c दैट इज -2। मतलब डायमेंशंस ऑफ मास आर 1 इन वर्क, 0 इन फोर्स एंड -2 in velocity. Dimensions are powers to which fundamental physical quantities must be raised to express a derived physical quantity. तो कुल मिला के मेरे पास m इज इक्वल टू या m प्रोपोर्शनल टू वर्क अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर ऐसा आया। अब देखो साहब, ये तो अप्रोच है ना, पूरी डिटेल थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो कि आपको 11th क्लास की एग्जाम अगर देना हो तो वहाँ पर पूरा लिखकर इस प्रकार से सब्जेक्टिव आंसर देना है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आएगा तो 4 ऑप्शन देंगे आपको कि बताओ आंसर क्या है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m w रेस टू 1 v रेस टू -2 है, या w रेस टू 2 v रेस टू -3 है, या w रेस टू 3 v रेस टू 4 है। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आप सोचो, यहाँ पर अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखो w का, क्या होता था वर्क ml/t-2, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब lt-1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मास आ जाएगा ना, l और t कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला रिलेशन, पहला वाला रिलेशन हमारा आंसर हो जाएगा। और यूँ भी सोचो कि वर्क और एनर्जी एक सारी की चीज़ है, और ये v² यहाँ ले आए तो हाफ mv²। सोचो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो वर्क, मास और वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है, तो बताओ मास कैसा होगा। तो इन दोनों को देखकर मास प्रोपोर्शनल टू w/v² ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से जुगाड़ करके भी अपन बिना इतना पूरा लंबा प्रोसेस के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करी जाए। एक रिलेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g इज इक्वल टू gm/r², g इज इक्वल टू gm/r²। g इज इक्वल टू gm/r², जहाँ की मास ऑफ अर्थ m है, रेडियस ऑफ अर्थ r है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस है, और कैपिटल G प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब g इज प्रोपोर्शनल टू m/r² ऐसा है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, कैपिटल G, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर ऐसी स्थिति है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है, उसका अपना डायमेंशन होता है। कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला याद है ना, क्या था, बोलो, m-1 L3 t-2। हाँ, कहाँ से निकाला था, वो न्यूटन वाला फार्मूला F = g m1 m2/d² वाले फार्मूले से।
जी निकाला था अपने डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन g acceleration due to gravity, m mass of planet and r radius of that planet and g acceleration due to gravity at that planet, तो इनके बीच में रिलेशन लाओ। तो आप नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि पहली स्टेप तो आप ऐसा लिख लोगे, अब ए और बी निकालने चले, दूसरी स्टेप में अपने को ये जो के है ना, इसके बारे में हमें कहना पड़ेगा कि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को हम इक्वेट करेंगे। पर अगर ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है तो हम ऐसा रिलेशन नहीं निकाल सकते, आगे बढ़ना बंद हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको ये रिलेशन दिया है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये सही है या गलत है? डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस रिलेशन कैन बी डन। तो हाउ टू वेरीफाई वेदर द रिलेशन गिवन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर अगर दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि g एक्सेलेरेशन है LT माइनस 2, कैपिटल G क्या है m-1 L3 T-2, m क्या है मास और r स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं? ये m से ये m कैंसिल हो गया, ये l क्यूब से ये l बचा अकेला और t रेज़ टू -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनली इक्वल हैं, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वी कैन वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस इफ ए रिलेशन इज गिवन, बट वी कैन नॉट फाइंड ए रिलेशन इन विच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस। ये एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कमी है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस, देन ओनली वी कैन एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, फिर चौथी और अंतिम एप्लीकेशन इसकी क्या कहती है? हाउ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें हम करते आए थे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जुगाड़ के रट रुटा के आप लोग क्लास 9th और 10th में यूनिट कन्वर्शन कर लिया करते थे, पर बहुत कठिन सिचुएशन में वो जुगाड़ से आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसकी एक अलग से मेथड बना दी गई है जो कि बहुत ही सिंपल है, और उस मेथड को अगर फॉलो करते हुए चलोगे तो कितना भी कठिन क्वेश्चन है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चौथी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं, टू कन्वर्ट यूनिट of a physical quantity from one system of units into other system of units। तो इसमें क्या करना, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 न्यूटन को मुझे कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डायन। तो 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा? कैसे कन्वर्ट करूं? तो किसकी यूनिट की बात चल रही है? फोर्स। तो सबसे पहले क्या करना, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख देना। फिर क्या करना, एक सिस्टम पकड़ना SI, उसमें फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की क्या होती है? मीटर। और टाइम की सेकंड। और उनकी पावर्स कैसी हैं? उनकी पावर्स ऐसी हैं। फिर दूसरी सिस्टम की बात करो, डायन कौन सा सिस्टम है? CGS। तो
तो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी? डायन। मास की CGS यूनिट क्या होगी? ग्राम। लेंथ की CGS यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की CGS यूनिट सेकेंड। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, या इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट ही आप अगली बार ऐसे लिख लेना कि न्यूमरेटर में एक सिस्टम चलाना है, डिनोमिनेटर में दूसरा सिस्टम चलाना है। तो क्या बनेगी बात कि 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है? मास का रेशो, ये क्या है? लेंथ का रेशो, उधर क्या है? टाइम का रेशो। तो ये मास कितना है? सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ये है 1000 ग्राम और ये क्या है? 1 ग्राम। यहाँ लेंथ, इधर नीचे सेंटीमीटर में, ऊपर मीटर, मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, और टाइम तो दोनों 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब 1 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 10⁻3। यहाँ से ये 100 आ जाएगा तो 10⁻2 और वहाँ से क्या आएगा? 1। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 10⁻5। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻5। Therefore we can write 1 Newton is equal to 10⁻5 डायन। ठीक है, इसी प्रकार से वर्क की बात करें तो हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है CGS सिस्टम में। तो उसके लिए कैसे प्रोसीड करेंगे? तो देखिए, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ भी निकल कर आ रही है अभी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इस पर। तो दूसरा मैंने सिंपल वाला क्वेश्चन लिया कि बताओ भाई 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग। ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। किसकी? वर्क की या एनर्जी की। तो किसकी बात चल रही है? वर्क की बात चल रही है, उसकी यूनिट के बीच में रिलेशन लाना है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml2t-2। अब न्यूमरेटर में एक सिस्टम ले लो, जैसे SI सिस्टम लिया मैंने, तो वर्क की यूनिट क्या है? जूल, और CGS में क्या है? अर्ग। फिर यहाँ मास का रेशो आएगा पावर 1, लेंथ का रेशो आएगा पावर 2, टाइम का रेशो आएगा -2 पावर। मास कितना है यहाँ पर? SI में 1000 ग्राम, यहाँ कितना है? 1 ग्राम। लेंथ यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर। टाइम यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड। तो ये कितना आया? ये आया 10⁻3, ये आया 10⁻2 और ये आया 1। ये 10⁻2 की पावर 2 है भाई, तो ये 10⁻4 हो गया। तो कुल मिला के कितना हुआ? 10⁻7। मतलब 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग को इधर ट्रांसफ़र कर दो, 1 अर्ग को इधर ट्रांसफ़र कर दो। इस तरीके से आपने रिलेशन लिया है। तो ये तरीका है अपना यूनिट कन्वर्शन का। मैंने कहा 72 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है मेरी। तो बताओ ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो भाई ये तो अलग अलग यूनिट है, अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं आपने। यहाँ पे लेंथ आप किलोमीटर में नाप रहे हो या मीटर में,
यहाँ टाइम आवर में नाप रहे हो, यहाँ सेकंड में, तो अलग अलग सिस्टम है। तो इन दोनों यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है पहले ये बताओ। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, पहले ये निकालो। तो वह निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, किसकी बात चल रही है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1। अब एक सिस्टम है जिसमें कि यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट है किलोमीटर पर आवर और वहाँ कितनी है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ L का यूनिट और यहाँ टाइम का यूनिट कंपेयर करना है। तो यहाँ पर इस सिस्टम में लेंथ कैसे नाप रहे थे आप, किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर, और यहाँ इस सिस्टम में मीटर। टाइम इस सिस्टम में, न्यूमरेटर वाले सिस्टम में आवर, आवर बोले तो सेकंड यहाँ है, तो यहाँ 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1000/3600। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, इसको कैंसिल करा 2 से, तो ये 5/18 ऐसा आ गया। ये क्या आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर अपॉन 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू दिस मच। तो 1 मीटर पर सेकंड को उधर अपन ने ट्रांसफ़र किया, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा है कि नहीं। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब इतने मीटर पर सेकंड है, तो इसमें दोनों तरफ 72 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 72 से लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करा तो ऐसा दिख रहा, और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा तो ऐसा दिख रहा। तो ये कितना आ गया, 18 4 ज़ा 72, 20 मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकंड होता है। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड अगर दिया हो, उसको किलोमीटर पर आवर में लाना हो तो उल्टा कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 20 में 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इस तरीके से। तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं इस पर बताने वाला था आपको, वो देखिए कुछ इसी तर्ज पर है। कि हमने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किया, उसमें मास की यूनिट ना तो किलोग्राम है, ना ग्राम है, ना पाउंड है, कुछ और ही है, क्योंकि वो सिस्टम भी कुछ और ही है, नया सिस्टम बना रहे हैं हम। तो उसकी मास की यूनिट, उसमें क्या नाम है उसका, ना तो किलोग्राम, ना ग्राम, ना पाउंड। तो मास की यूनिट का नाम क्या है, MO। तो मैंने क्वेश्चन बनाया कि इफ़ यूनिट ऑफ मास is equal to 10 gram, unit of length is 10 centimeter and unit of time is 0.1 second, ठीक है। then find numeric value of universal gravitational constant G in this system। कैसे करोगे, तो किसकी बात चल रही है, कैपिटल G की। G का वैल्यू कितना होता है, वैसे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 SI यूनिट्स जो भी होती है उसको मैंने GSI लिख दिया। क्या होती है पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है ना। F = G(m1m2)/d² वाले फार्मूले से निकाला। तो इतना बड़ा ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया, SI यूनिट। तो ये न्यूमरिक वैल्यू है SI यूनिट में।
तो उस नए सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो आप जो यूनिट है एसआई वाली और जो सिस्टम में आने वाली है उनके बीच में रिलेशन लाओ। तो मैंने ये कहा कि 1 GSI इज इक्वल टू हाउ मेनी जियो। जियो क्या है? उस नए सिस्टम में कैपिटल जी की यूनिट है। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, m-1l3t-2। अब एसआई सिस्टम को न्यूमरेटर में जैसे मैंने लिया, कोई सा भी ले सकता हूँ, लिया तो मैं लिखूँगा यहाँ पर जी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब GSI, और डिनोमिनेटर में उस नए सिस्टम की जो भी यूनिट आएगी। मास का रेशो पावर -1, लेंथ का रेशो पावर 3, टाइम का रेशो -2। तो बताओ न्यूमरेटर में क्या लिया? एसआई। मास कैसा होता है एसआई में? किलोग्राम, मास की यूनिट 1000 ग्राम, और वहाँ उस नए सिस्टम में 10 ग्राम। लेंथ यहाँ नए सिस्टम में 10 सेंटीमीटर और एसआई में 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। टाइम उस नए सिस्टम में यूनिट है टाइम की 1.1 सेकेंड और एसआई में 1 सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया 10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर -1। यहाँ से काटेंगे तो 100 बचेगा ना, और उसकी पावर -1 करना है तो 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा ये। यहाँ से अंदर बचा 10 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ से ये 1/0.1 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर -1, मतलब 1 GSI इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -1 जियो। ठीक है। अब हमारा कैपिटल जी क्या है? तो बताओ नए सिस्टम में कैपिटल जी कैसे लिखेंगे, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी? तो देखिए हमने अभी ऑब्टेन किया 1 GSI इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -1 जियो, नए सिस्टम में कैपिटल जी की यूनिट। अब दोनों तरफ 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ऐसा। ये क्या है? ये कैपिटल जी की वैल्यू है, और नए सिस्टम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? तो उधर भी आप मल्टीप्लाई करो, इतना जियो। कैपिटल जी एसआई सिस्टम में इतना होता है और यूनिट GSI। तो उस नए सिस्टम में दोनों तरफ 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 से मल्टीप्लाई करा तो एक तरफ से तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 GSI आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -12 उस नए सिस्टम में जो भी यूनिट है। तो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हुई? ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गई उस नए सिस्टम में, किसकी? कैपिटल जी की। तो ये मेरा आंसर हो गया 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -12। ठीक बात। अब चारों एप्लीकेशन ख़त्म हो जाने के बाद, इतना पढ़ लेने के बाद ये बताओ कि आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, बहुत सारे काम आपने किए, पर कई जगह पर आपको रोक दिया गया कि भाई देखो ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। लिमिटेशंस मतलब सीमाएं, कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते, इस सीमा के बाहर हम जाकर काम नहीं कर सकते। तो क्या सीमाएं हैं डायमेंशनल एनालिसिस की? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? उसको अपन चॉक डाउन करें तो लास्ट में हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था
कि मैनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट सेम डायमेंशन लाइक प्रेशर, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, स्ट्रेस. तो इफ dimensional formula is given to you, you cannot determine, you cannot identify the physical quantity represented by it. तो पहला पॉइंट क्या है कि if dimensions are given, we cannot identify physical quantity because many physical quantities have same dimensions. सही बात. मैंने ml-1 T-2 दे दिया आपको, तो इससे प्रेशर भी आप समझ सकते हो, इससे आप यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी समझ सकते हो, इसको आप स्ट्रेस भी समझ सकते हो. तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, जिसका कि डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको दे भी रखा है. तो ये लिमिटेशन है. दूसरा लिमिटेशन कि मान लो आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन के रूप में ही आप उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, पर उसमें प्लस जैसी चीज़ नहीं आना चाहिए. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v u a t में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, नहीं कर पाएंगे. तो हम कहेंगे कि वी कैन नॉट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज other than product of power function. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि v u a t में ऐसा रिलेशन ले आए, क्योंकि ऐसा प्लस का साइन तो लाने की गुंजाइश ही नहीं ना. उसमें अपन जब काम करना शुरू करते हैं तो प्लस थोड़ी आता है. पर अगर ये रिलेशन दिया हो तो इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस तो देख सकते हैं कि भाई ईच टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सो दे मस्ट हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशंस. तो ये v है LT-1, ये u है LT-1, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो ये भी LT-1 आ जाएगा. तो हम लिखेंगे कि हाउ एवर इफ रिलेशन इज गिवन we can verify its dimensional correctness नहीं, डायमेंशनल करेक्टनेस, क्योंकि करेक्टनेस तो उसके न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है. करेक्टनेस. तो ये इस प्रकार से मैंने 2 लिमिटेशंस देखी. फिर तीसरी लिमिटेशन ये कि अगर किसी रिलेशन में न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो आ रहा है वो सही है या गलत है, ये अपन पता नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से. हम तो डायमेंशनल एनालिसिस से ही कह सकते हैं कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये 1 आएगा कि 3 आएगा ये हम चेक नहीं कर पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस से. ना तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि t इक्वल टू 2π/L/G में 2π की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, और ना हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. तो ये तीसरा लिमिटेशन बनेगा. किसकी बात चल रही है? न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स अपीयरिंग इन द इक्वेशन और रिलेशन. तो तीसरी लिमिटेशन में लिखूंगा वी कैन नाइदर डिटरमाइन नॉर कैन वेरीफाई
वैल्यू, वेरीफाई वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन ए रिलेशन और इक्वेशन। जैसे मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, तो हम t प्रोपोर्शनल टू √L/g ऐसा कह सकते हैं, पर ये 2π है कि 3π है कि 4π है, ये ना तो हम निकाल पा रहे थे, ना हम देखकर ये कह पाएंगे कि हाँ साहब ये 2π आपने लिखा है बिल्कुल सही है। ये तो बड़ी मुश्किल से बाद में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। ठीक है, ये तीसरी। चौथी अपन ने वो देखा था कि g इज इक्वल टू GM/r²। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस नहीं है, तो इस प्रकार के रिलेशन को अपन डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, अगर दिया हो तो उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को अपन चेक कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इफ़, ये एग्जांपल है, इफ़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी constant is not dimensionless, we can not derive relation, but if relation is given we can verify dimensional correctness. But if relation is given, it can be, its dimensional correctness can be, verified, can be checked. ये इस प्रकार से चौथी लिमिटेशन की बात आ गई। फिर पांचवी एक और लिख लो। पांचवी लिमिटेशन देखिए कि मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, तो उसमें m, l और t, इन तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी m, l और t से मैकेनिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। अगर उसमें टेम्परेचर आया तो मैकेनिक्स नहीं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चले जाएंगे। अगर उसमें मोल आया तो भी वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाएगा। उसमें अगर करंट आ गया तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा, मैकेनिक्स का फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा वो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। और चौथी है कैंडला, तो इसमें अपन ऑप्टिक्स में चले जाएंगे, तो ये भी मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटी में कैंडला नहीं आना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स will be represented by m, l and t only, and we will not need any these fundamental physical quantity to express a physical quantity of mechanics. तो ये बात तय हो गया कि मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी वो m, l और t के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल होंगी। उसमें करंट, मोल, कैंडला वगैरह नहीं आएगा, तभी वो मैकेनिक्स का फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। मैकेनिक्स पार्टिकल v इक्वल टू u प्लस at वाला वो जो चैप्टर अपन पढ़ते थे। तो पांचवी लिमिटेशन हम कह रहे हैं कि इन मैकेनिक्स इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन more than 3 other physical quantities, we cannot derive a relation between them. But if relation is given, we can verify its dimensional correctness. But if relation is given, its dimensional correctness,
correctness can be checked. ऐसा क्यों? तो देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है PQ नंबर 1, ये मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। PQ नंबर 2, PQ नंबर 3, PQ नंबर 4 एंड PQ नंबर 5। अब हमको इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन जैसा ही रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, इसकी पावर D। कितने अननोन हो गए? 4, A, B, C, D। और बेसिस कितने होंगे? तो बेसिस तो M, L और T, 3 ही बेस होंगे। 3 बेसिस की जब आप पावर्स को इक्वेट करोगे दोनों तरफ तो 3 इक्वेशन आएंगी। 3 इक्वेशन और 4 अननोन A, B, C, D। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम ABCD की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, द रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बट इफ सच ए रिलेशन इज गिवन, यू कैन वेरीफाई इट्स डायमेंशनल करेक्टनेस। जैसे कि एक रिलेशन होता है कि एक फिजिकल पेंडुलम है, जैसे कि ये रॉड है, इसको यहाँ से अपन ने हिंज कर दिया और सिंपल पेंडुलम की बजाय इसको हमने ऑसिलेट कराया ऐसे। तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो 2π√I/mgl ऐसा होता है, जहाँ की I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m एक मास है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और l एक डिस्टेंस है, ठीक है, और t उस फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो ये रिलेशन तो सही है, कैसे ना कैसे करके हमने निकाला प्रैक्टिकली। अब इसको हम देखें कि t डिपेंड्स ऑन I/m/g/l। तो ऐसा रिलेशन हम नहीं डिराइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पावर्स होंगी ABCD, वो हम 3 बेसिस की पावर को कंपेयर करके 3 इक्वेशन ही बना पाएंगे, तो 4 अननोन नहीं निकाल पाएंगे। पर अगर वो रिलेशन दिया हो तो उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस नहीं, क्योंकि ये 2π आएगा कि 3π आएगा कि 4π आएगा ये हमको थोड़ी पता। डायमेंशनल करेक्टनेस कैन बी चेक्ड। तो ज़रा चेक करके देखो तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t, राइट हैंड साइड का √I/mgl। तो I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस टाइप की चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था सेकेंड लेक्चर में। मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है LT-2 और L एक डिस्टेंस है। तो देखिए साहब ये सही है क्या डायमेंशनली? M से M गया कट, ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट हो गया, तो बचा क्या? 1/t⁻², मतलब √t² मतलब t। तो डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, ये अपन वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको डिराइव नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने आपको 5 लिमिटेशंस बताई डायमेंशनल एनालिसिस की, और यूनिट एंड डायमेंशन में इतना थ्योरी सफिशिएंट है। अब मैं कल से इसकी DPP बनाना शुरू करता हूँ और उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाना शुरू करता हूँ, और वो मैं आपको डालूँगा कहाँ पर? ऐप पर। मेरा ऐप DPP और उसके वीडियो सॉल्यूशन के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। और उस ऐप का नाम क्या है? यही जो अपनी चैनल का नाम है, फिजिक्स बाय प्रदीप सक्सेना। उसी पर आपको DPP मिलेगी PDF फॉर्म में, उसको डाउनलोड करके और सॉल्व करना। और जब वो सॉल्व हो जाए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो
तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना, उस ऐप पर ही आपको वीडियो सॉल्यूशन का पूरा एक लेक्चर मिलेगा देखने को। तो 1 या 2 DPP बना दूंगा मैं इस पर, और लगभग 15-16 क्वेश्चन रखूँगा मैं एक DPP में। तो ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ और कल से इस पर काम करना शुरू करूँगा। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर मैं आप DPP और वीडियो 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। थ्योरी आगे जब बढ़ेगी तो अगला हम थ्योरी में चैप्टर लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इस तरीके से ही चलेगा। और ये वाला पार्ट जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस बनाएगा आपका। ये अगर बेस आपका बढ़िया तैयार है तो ही आप आगे न्यूमेरिकल कर पाओगे, पूरी फिजिक्स के कहीं के भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हो। तो बेसिक मैथमेटिक्स को अपन बिल्कुल इत्मीनान से डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत सारी DPP न्यूमेरिकल्स आपको मैं उसमें अपलोड करूँगा इस ऐप पर। तो खूब सारे क्वेश्चन करना अपने हाथ से, तब जाकर आपका बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ, कैलकुलस हुआ, वेक्टर हुआ, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तो आगे न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। गुणा भाग करने ही नहीं आता किसी व्यक्ति को, तो वो सवाल कैसे करेगा, न्यूमेरिकल कैसे करेगा। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और उस पर मेरे को लगता है कि कम से कम 10-12 वीडियो बन जाएंगे, पर उसको इत्मीनान से अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म। इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि वीडियो एक के बाद एक आएंगे। बेल आइकन दबने से आपको नोटिफाई होता रहेगा। बच्चों को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, और अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत करना। ठीक, थैंक यू।